नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का एक अहम मकसद मैं आपको बताता चलूं। जब कभी हम अपने करियर के बारे में किसी से डिस्कस करने जाते हैं तो उमूमन ये देखते हैं कि जो सामने वाला शख्स है क्या वो पढ़ा लिखा है, और अगर वो पढ़ा लिखा होता है तो हम उससे यूं ही जाकर पूछ लेते हैं कोई भी करियर के बारे में, बिना ये जाने कि वो कौन से फील्ड में एक्सपर्ट है या उसका बैकग्राउंड कौन से फील्ड से है। हम ऐसे ही जाकर उससे कुछ भी करियर के बारे में पूछते हैं और उसी तरीके से वो ऐसे ही कुछ भी आपको जवाब दे देता है, क्योंकि जो शख्स जो फील्ड में माहिर होता है हम समझते हैं कि वही फील्ड के बारे में वो बेहतर अंदाज में बता सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा किसी डॉक्टर से ही मशवरा करें कि इस फील्ड में अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएं। उसी तरीके से आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर से ही मशवरा करें। दूसरी चीज़, जिस शख्स से हम हमारे करियर के बारे में मशवरा करते हैं, उमूमन उस शख्स का हमारे मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़िक्रमंद रखता है। इस चीज़ को भी हमको मद्देनज़र रखना चाहिए। हम उन्हीं के साथ हमारे करियर के बारे में डिस्कस करें जो हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या हमारे फ्यूचर के मुतालिक कोई संजीदा सोच रखते हैं। दूसरी चीज़, इस प्रोग्राम को जो हम कर रहे हैं इसमें उमूमन टेक्निकल बेस्ड, स्किल बेस्ड के साथ साथ कन्वेंशनल प्रोफेशंस या करियर्स है उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम करियर गाइडेंस को पेश किया जा रहा है, जिसमें हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं उसी करियर से रिलेटेड एक्सपर्ट को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पर, यानी करियर इन लॉ। आप अगर वकील बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, जिसको एक नोबल प्रोफेशन कहा गया है वकालत को, तो इस प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो किस तरीके से आना है, क्या आपको पढ़ना है, इन उन्वानात पर हम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली आज का हमारा उन्वान होगा करियर इन लॉ, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद फसीहुद्दीन एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो आपको इस फील्ड के बारे में, इस करियर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। दोस्तों, आइए आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में मोहम्मद फसीहुद्दीन एडवोकेट साहब का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं बेहद खुशी है, करियर इन लॉ पर हम गुफ्तगू ज़रूर आपसे करेंगे। उससे पहले दोस्तों, ये प्रोग्राम रास्त चल रहा है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर फ़ोन नंबर भी देख रहे होंगे। 10:30 बजे तक इस प्रोग्राम को पेश किया जाएगा। जल्द से जल्द हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हुए हमारे एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल कर सकते हैं अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो। अगर आप इवन एडवोकेट भी हों तो फर्दर आपको किस तरीके से, जूनियर एडवोकेट हों या असिस्ट कर रहे हों किसी सीनियर को, तो फिर आप किस तरीके से अपने करियर को संवार सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, इस पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जज बनना चाहते हो या फिर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो, सरकारी वकील जिसको कहा जाता है, इन चीज़ों को किस तरीके से बनना है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। LPOs, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नए एक वकालत के करियर में नया एक ऑप्शन आया है, ये भी बहुत बेहतर है, इस पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं फसीहुद्दीन साहब से करना चाहूँगा कि LLB करना होता है जब कभी आपको वकील बनना है, तो पहले LLB कोर्स क्या होता है, LLB का फुल फॉर्म क्या है, इस पर मैं चाहूँगा आप मुख्तसर सी रोशनी डालते चलें। जी साहब। LLB मतलब है बैचलर ऑफ लॉ। इसको लैटिन में भी कहा जाता है अक्सर लेक्स लेगोरियम बैचलरिस, मतलब बैचलर डिग्री इन अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लॉ को समझने के लिए जो बैचलर लेवल की डिग्री है उसको LLB कहा जाता है। ये जो पुराने जो कॉलेजेस है, जो ऑनर्स की डिग्री रखने वाले लोग हैं, वो लोग इसको LLB करते हैं, और जो नए जदीद यूनिवर्सिटीज़ है ये लोग इसको BL के नाम से भी, बैचलर ऑफ लॉ के नाम से भी डिग्री देते हैं। तो बैचलर ऑफ लॉ जो है क़ानून को, बेसिक लाइन से क़ानून को समझने के लिए जो पढ़ाई ज़रूरी है उस पढ़ाई को LLB कहा जाता है। LLB जैसा आपने फरमाया कि बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन है कि डबल L क्यों आता है बैचलर ऑफ लॉ अगर हो। वही जैसे मैं वजाहत कर रहा हूँ कि पुराने जो ऑनर्स डिग्री देने वाले जिसको राइट्स है जो यूनिवर्सिटीज़ को, वो लोग इसको LLB कहते हैं। लैटिन टर्म से इसको डिराइव किया गया है
लेक्स लेगोरियम बैचलरिस, मतलब लेक्स लॉ को कहते हैं, लेजिस्लेशन ऑफ लॉ जी। अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो लेजिस्लेशन ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेशन जी एंड लॉ, लॉ और लेजिस्लेशन को समझने की सलाहियत रखने वाला बैचलर डिग्री का नाम है LLB। ठीक। एक कॉलर को मैं शामिल करता हूं, देखते हैं कौन सा वे क्या जानना चाहते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। सर मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, मैं शिरपुर तालुका में बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। जी सर, मेरा ये सवाल है कि कभी केसों के दौरान हमें कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो इस्लाम में क्या वो जायज़ होता है क्या? इनकेस कभी अगर हम हक में भी चलते हैं केसों के दौरान तो जी। झूठ बोलना पड़ता है कभी कभार। ठीक है, इस करियर के मुतालिक और कोई सवाल है आपके पास? अगर कोई हक केस लड़ रहे हैं जी उस दौरान अगर कुछ छोटा सा झूठ बोल दिया जाए तो वो ठीक इस्लाम में क्या जायज़ होगा? जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरा इल्म है इस्लाम में कोई भी मज़हब में झूठ बोलना जायज़ नहीं है, फिर भी हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल था, आज हम करियर इन लॉ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस करियर से रिलेटेड अगर आपको कोई सवालात हो तो ज़रूर इसमें शामिल होइएगा। वकील कैसा बना जाता है, वकालत किस तरीके से करनी होती है, या फिर आपको जजेस वगैरह बनना है तो किस तरीके से। LLB का फुल फॉर्म जैसा साहब ने बताया है, इसके अलावा हिंदुस्तान के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स या यहाँ के जूरिस्ट भी इसको अलग अलग नाम दिए हैं। LL का जो डबल है, बाज़ वक़्त इसको लॉज ऑफ द लैंड भी कहा जाता है, बैचलर ऑफ लॉज ऑफ द लैंड। किसी प्रोफेसर ने कहा कि LL का फुल फॉर्म होता है लिटरेचर ऑफ लॉ, बैचलर इन लिटरेचर ऑफ लॉ। बहरहाल ये ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस अपने अपने तौर पर दिए गए हैं, लेकिन बैचलर ऑफ लॉ ही इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है, जहाँ पे आपको लॉ से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती है। साहब इसमें क्या, जैसा लिटरेचर ऑफ लॉ की बात की जाती है LLB में, तो लिटरेचर से रिलेटेड कौन से मज़ामीन इसमें पढ़े जाते हैं जो लॉ से के लिटरेचर पर मुनस्सिर होते हैं? लिटरेचर लॉज एक बार लॉ बन जाने के बाद में उसकी जो तशरीह होती है, एक्सपाउंडिंग ऑफ लॉ टू मेक कन्वीनियंट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेजिस्लेशन, जी इसको उसी पैटर्न में किया जाता है जैसे लिटरेचर के तरीके से जो रहता है। अब जितना जमा होते जाएगा, जैसे अभी प्रेसिडेंट्स हैं, हम लीगल लैंग्वेज में उसको प्रेसिडेंट्स कहते हैं, साइटेशंस कहते हैं, जो ऑलरेडी जो Decided नुक्ते cases पे, जी हाँ, जो नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसाइड कर चुका होता है, तो वो एक रिकॉर्ड फॉर्म होता है। ठीक। उसका लिटरेचर, उसका एविडेंस या उसमें जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो भी जो है एक लिटरेचर की तौर पे आप ट्रीट करते हुए पढ़ सकते हैं। अगर जनरल पार्लेंस में देखें, अगर लीगल टर्मिनोलॉजी से बाहर निकले तो ये क्या है, इस केस का लिटरेचर है या ये प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, इसको लिटरेचर के एंगल में देखा एक सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ा जाता है, उसमें शायद लिटरेचर ही लॉ जी का पढ़ा हाँ, जाता है। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली जो सब्जेक्ट है, प्रूडेंस समझने को कहते हैं, जूरिस लॉ के कवानीन को कहते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, या इसकी नीड क्या थी, इसकी ओरिजिन क्या थी, इसकी जो पस मंज़र है, ये कानून बनाया। मिसाल के तौर पे अगर आप ले रहे हैं, अगर कोई प्रोसीजरल लॉ है या प्रोसीजरल लॉ मीन्स CPCS, सिविल कोर्ट्स में कैसे यूनिफॉर्म प्रोसीजर चलना चाहिए, तो इसको लाने का मकसद, इसका कॉज, इसके रीजंस, ये जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक, तो इस किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान के एक्ट्स है उसको भी पढ़ाया जाता है, मखसूस एक्ट्स को। उसके साथ साथ जो लॉ डेवलप हुआ उसका ओरिजिन क्या था, कहाँ से डेवलप हुआ, कहाँ से कवानीन के में जो प्रोविजंस रखे गए, लिए गए, इन तमाम चीज़ों को पढ़ाने के लिए भी मखसूस सब्जेक्ट्स है। मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, इस किस्म के सब्जेक्ट्स LLB में पढ़ाए जाते हैं। मेरा अगला सवाल, प्रोसीजर क्या होता है LLB में एडमिशन लेने का या दाखिला लेने का, इस पर आप रोशनी डालते चलें, और कितने साल के कोर्सेस होते हैं? जी हाँ, अलग अलग स्टेट सिलेबसेस अलग अलग हैं और सेंट्रल सिलेबस अलग है। जैसे नलसार है, नेशनल लॉ स्कूल रिसर्च एंड बेंगलोर लॉ स्कूल है, या फिर दूसरे स्टेट्स के जैसे LLB कोर्सेस है जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं। तो ये डिफरेंट करिकुलम और डिफरेंट उसका जो निसाब कहते हैं, कंटेंट ऑफ कोर्स, वो डिफरेंट होता है। इसके एडमिशन लेने के राइट नो 2 तरीके हैं जो बहुत सीधे हैं। एक होता है 5 इयर्स डिग्री कोर्स, एक होता है 3 इयर्स LLB कोर्स। 5 ईयर डिग्री कोर्स जैसे ही इंटरमीडिएट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए एक शर्त है कि आप 55% से ज़्यादा मार्क्स होने होते हैं
अगर कोई कैंडिडेट अगर अटेम्प्ट करना चाहता है इंटरमीडिएट के बाद में, तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको लॉ सेट कहा जाता है। ये दोनों ही कोर्सेज के लिए लगाया गया है। एपी के अंदर या फिर आप राइट नाउ कहें अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये लॉ सेट है। वैसे ही नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए अलग उनका लॉ सेट होता है अपना अपना, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। आप कंडक्ट करे हुए टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे जी। तो जो आपको 5 एडमिशन साल कोर्स है इसमें स्टेट लेवल का अलग एंट्रेंस होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लॉ के जो है उसका अलग एंट्रेंस अलग होता है, अलग अलग होता अलग अलग होता है। है, अलग अलग टाइम पर भी होता होगा। हाँ, टाइम भी अलग अलग होता है और इनटेक का टाइम भी जो रेगुलर डिग्री कोर्सेस है या रेगुलर टाइम पे है वो इनटेक का टाइम इसका नहीं होता नॉर्मली। 5 ईयर डिग्री कोर्स जो है जुलाई या जून या मई के सीजन में नहीं होता, सब्सिक्वेंट टू दैट होता है एज पर द कन्वीनियंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। जी। और जो 3 साल कोर्स है वो किन के लिए होता है? 3 साल कोर्स जो है जो डिग्री क्वालिफाई करते हैं, जैसा इनटेक लेवल, जैसा आप इंटरमीडिएट के बाद में अगर आप जाते हो एलएलबी के लिए तब आपको 5 इयर्स के कोर्स को ही ऑप्ट करना पड़ेगा जी। वैसे ही अगर आप डिग्री क्वालिफाई कर चुके हैं तब आप एलिजिबल होंगे 3 इयर्स डिग्री कोर्स के लिए। चूंकि ये एलएलबी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, इट इज ए कोर्स विच इज ऑफर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। तो 5 इयर्स कोर्स के अंदर पहले 3 साल में आपको माजरत खाइस रोकते कॉलर को मैं शामिल कर लूं। हेलो हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ, हैदराबाद तेलंगाना से। जी, सवाल बताइए। तब हमारे भाई एक ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री करेंगे, ठीक है, तो लॉ डिग्री कर सकते हैं क्या? ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री करे बाद आपके भाई जो ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री किए हैं, ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट उन्होंने किया है? इंटरमीडिएट नहीं किए हैं। इंटरमीडिएट जी हाँ किए हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बाज़ औक़ात डायरेक्ट भी डिग्री की जाती है इंटरमीडिएट के बगैर, जी हाँ। तो उस तरीके से तो नहीं है? नहीं वैसा नहीं, इंटर करे बाद ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जी जी, ज़रूर, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। 3 साल कोर्स जो होता है, 5 साल कोर्स जो होता है वो इंटरमीडिएट के बाद होता है, 10+2 के बाद। और इसमें एंट्रेंस बाज़ स्टेट में एंट्रेंस रखा गया है और बाज़ स्टेट में एंट्रेंस नहीं होता, मार्क्स की बुनियाद पर एडमिशन दिया जाता है। और जो 3 साल कोर्स है उसमें ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन दिया जाता है। जो 5 साल कोर्स इंटरमीडिएट के बाद है, तो इंटरमीडिएट जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट से किया जाता है, एमपीसी, बाईपीसी, साइंस के या आर्ट्स के। तो क्या कोई क़ैद है साहब? क्या कोई भी इंटरमीडिएट बच्चा किसी किस्म का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी, कोई भी आदमी जो इंटरमीडिएट क्वालिफाई है वो अटेम्प्ट कर सकता है और कोर्स में एडमिशन ले सकता है। हमने सुना था 5 साल कोर्स में 21 साल की एज लिमिट है। जी हाँ, एज लिमिट 21 ईयर्स है और 3 इयर्स कोर्स के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है। ठीक है, इस पर अभी कुछ स्टे वगैरह भी है, एडमिशन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया था। बहरहाल जहाँ तक हमारी नॉलेज है 21 साल जो है वो इंटरमीडिएट 5 इयर्स कोर्स के लिए एज लिमिट है और 3 साल कोर्स के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा था गुज़िश्ता साल तक। अभी देखना है फ्रेश नोटिफिकेशन में क्या ये एज का जो लिमिटेशन है उसको नाफिज किया जाता है या फिर 1 साल एग्जम्पशन दिया जाएगा। बहरहाल 3 साल कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन, फिर वही सवाल करूँगा साहब, ग्रेजुएशन क्या कोई भी ग्रेजुएशन फैकल्टी से चलेगा या क्या पर्टिकुलर कोई? नहीं, कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन एक क्राइटेरिया लिया गया है, कोई ऐसे कि साइंस से फील्ड से नहीं चाहिए या आर्ट्स फील्ड या सोशियोलॉजी फील्ड से चाहिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनीबडी कैन ऑप्ट। कई लोगों को आपने देखा भी होगा बीएससी करने के बाद फिर वो लोग एलएलबी किए हैं जी, एमएससी करने के बाद भी एलएलबी किए हैं, तो कोई ऐसी कोई क़ैद नहीं है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन किया जा करने के बाद आपको 3 साल कोर्स में दाखिला मिल सकता है। कोई भी आप फैकल्टी से आते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी आप बैकग्राउंड से आए, आपको एलएलबी में दाखिला मिल सकता है। 3 साल ये कोर्स होगा। साहब एक डिफरेंस ये बताए तो चलिएगा कि इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ 5 साल है और डिग्री के बाद 3 साल है, तो इस तरीके से तो 1 साल इंटरमीडिएट वालों का बच रहा है। बेशक, मैं जैसे शुरू में भी बताया, अभी दौरान सवाल आपको बताया था कि इनका इनटेक टाइम जो है डिफरेंट है, तो थोड़े से 2-3 महीने का गैप कैसे भी रहता है कम से कम।
और दूसरी वजह यह है कि जब आपको 5 इयर्स का कोर्स दिया जाता है तो पहले 3 साल लॉ से क्लोज वाले सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं और 3 साल के बाद एक डिग्री दी जाती है बैचलर ऑफ आर्ट्स की, बीए की डिग्री दी जाती है। एक्चुअली 5 इयर्स का जो कोर्स है बीए बीएल या फिर बीए एलएलबी कहा जाता है, क्योंकि आपको 3 साल के बाद एक डिग्री मिलती है और आप वो सब्जेक्ट्स जो एक दूसरी डिग्री की फील्ड से आके आपको 3 साल लगेंगे कवर करने में, ये 2 साल में आपको कवर कर दिए जाते हैं, तो इसीलिए वो 5 इयर्स एक मायनों में लैटरल एंट्री भी समझ ले, 3 साल डिग्री होने के बाद लैटरल एंट्री के ऐसा भी उसको माना जाता है। बहरहाल इंटरमीडिएट के बाद अगर आप लॉ करते हैं तो आपका 1 साल बच जाएगा। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ करेंगे तो 3 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल लॉ के 6 साल हो जाएंगे। इंटरमीडिएट के बाद आप करेंगे तो डायरेक्ट 5 साल आपका एलएलबी में आपका कंप्लीशन हो जाएगा। मेरा अगला सवाल, जैसा हमें उसूल सुल्तान ने हैदराबाद से हमें कॉल किया, इनके भाई साहब ने ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, तो क्या ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वालों को भी लॉ में एडमिशन मिल सकता है? जी हाँ, बेशक उनको ट्राई करना चाहिए, मिलता है, और उनको चाहिए कि एंट्रेंस की तैयारी करें और एंट्रेंस दे दें। एंट्रेंस ही मेन क्राइटेरिया होगा इनके लिए। जब वो इंटरमीडिएट करने के बाद में उन्होंने डिग्री की है तो ही कैन गो फॉर, ये जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मैं आज गुफ्तगू हम कर रहे हैं करियर इन लॉ पर। जो नाजरीन हमसे अभी जुड़े हैं वो इस करियर इन लॉ के मुतालिक अपने सवालात ज़रूर तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूँ एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर इन लॉ पर, यानी वकील किस तरीके से बना जाता है, उसके लिए क्या पढ़ना होगा, वकील बनने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है तो उसका क्या प्रॉपर तरीक़ेकार आपको इख्तियार करना होगा ताकि आप इसमें लंबे वक्त तक जुड़े रहे, या फिर एडवोकेसी के अलावा और कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप बहैसियत वकील काम कर सकते हैं या और कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इस उन्वान पर यानी करियर इन लॉ पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं, जो आपके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। जो नाज़रीन हमसे अभी जुड़े हैं, उम्मीद करता हूं टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। जल्द से जल्द प्रोग्राम में शामिल होइएगा। 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम रास्त चल रहा है। हमें एक सवाल कागज़ नगर से उसूल हुआ था, क्या मुकदमे के दौरान जो झूठ बोला जाता है, अक्सर झूठ बोला जाता है, मैं बाज़ औक़ात नहीं बोलूँगा लेकिन अक्सर झूठ बोला जाता है अदालतों में, क्या ये झूठ बोलना जायज़ है, या फिर जैसा कि इन्होंने एक और बात कही थी कि कोई मुकदमे में कुछ छोटी मोटी अगर झूठ बोल दिया जाए तो ये कहाँ तक दुरुस्त होगी? शरन उन्होंने पूछा, उसका जवाब मैंने दिया है, ना ही शरन, चाहे मज़हब इस्लाम हो या दुनिया का और कोई भी मज़हब हो, झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देता। मैं मज़ीद इस पर वजाहत चाहूँगा फसीउद्दीन एडवोकेट साहब। जवाब दिया उसका कि कोई भी मजहब हो झूठ को सपोर्ट नहीं करता। देखिए, सबसे बेसिक पर्पस या बुनियादी मकसद जो है मुकदमे का ये है कि सच क्या है मालूम करें। ये तो बात साफ है कि झूठ बोला जा रहा है, इसीलिए मुकदमा चल रहा है कि सच मालूम किया जाए कि हकीकत क्या है और सच पे मबनी या बेस्ड ऑन ट्रुथ हम फैसला सुनाएं। जैसा इन्होंने इशारा किया, उनका इशारा ज़्यादातर चूंकि कैरियर इन लॉ चल रहा है तो वकीलों की तरफ है। ये इशारे के हिसाब से इनको एक जवाब देना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं भाई वकील है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का प्रोफेशन है। भाई ये एक रोशन ख्याल लोगों का प्रोफेशन है, ये एक नोबल प्रोफेशन है। उसको भी जरा अदा करते चलें। जैसे जनरली एक शेर कहा जाता है, एक कहा जाता है कि भाई पैदा हुए वकील तो शैतान ने यूँ कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। मैं उसके जवाब में एक बात बताना चाहूँगा, खासकर उन अशखास को, वो लोगों को कि जो ये सोचते हैं कि शैतान साहिब औलाद हो गया। देखिए, पैदा हुए वकील तो मजलूम ने यूं कहा, लो आज हम भी साहिब इमदाद हो गए। अगर आप वकालत नहीं करेंगे तो फिर मजलूमों की मदद या दस्तगीरी कौन करेगा? आप एक जरिया बनेंगे
सच को सच बनाने के लिए, बताने के लिए, झूठ के डर से सच को रोशनी की तरफ लाने के लिए। एक और बात मैं बोलता चलूं एतमाद भाई, देखिए आप जितने बड़े लोग हैं जो पॉलिटिक्स डोमिनेट करते हैं वो लॉ ही के कैरियर से बिलोंग करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा महात्मा गांधी से, नेहरू, पंडित नेहरू से, आप और आगे आते जाइए, लाल बहादुर शास्त्री लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर लीजिए, कई लोग हैं जो जदीद पॉलिटिक्स में देखिए, सोनिया गांधी है, राजीव गांधी है, कई ऐसे लोग हैं जो लॉ से ही बिलोंग करते हैं। आपको लॉ वो समझ देता है जो आपके लिए जरूरी है, ये अफेयर्स ऑफ द स्टेट या फिर पॉलिटिक्स या फिर आप किस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज यू आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पर लॉ सबसे मजबूत कैरियर है। ये थॉट्स रखिए, और नोबल प्रोफेशन इसको शुरू से कहा जाता है, और हकीकत में अगर आप आएंगे तो महसूस करेंगे कि ये नोबल प्रोफेशन है। जी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी तो लॉ की डिग्री नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लॉ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दस्तूर जो है, आइन जो है, वो लॉ का ही हिस्सा है, या यूँ कि ये लॉ ही है जिसकी बुनियाद पर हमको मुल्क चलाना होता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो नोबल प्रोफेशन इसको कहा गया है, भारत की आज़ादी से पहले लोग जो उमूमन पेशा इख्तियार करते थे वो वकालत का पेशा हुआ करता था, उसके बाद दूसरे प्रोफेशंस को तरजीह दी जाती थी। लेकिन कुछ वकील साहिबान की मेहरबानी जो इस प्रोफेशन को बदनाम किया, और इस प्रोफेशन में रहते हुए कुछ मजलूमों के ऊपर और जुल्म किया, जिसकी वजह से ये पेशा कुछ हद तक मुतासिर हुआ है। लेकिन आप देखिएगा, अगर हिंदुस्तान में डॉक्टर नहीं है तो चल जाएगा, अगर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अगर कानूनदान नहीं है तो फिर ये मुल्क चलना ही नामुमकिन हो सकता है। जो 3 अहम ऑर्गन्स है कोई भी मुल्क के, उसमें से जुडिशरी एक अहम काम निभाती है, और वो जुडिशरी के लोग वकालत ही पढ़े हुए होते हैं और वकालत ही करते हैं। डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन से सवाल किया गया था, साहब ने फरमाया कि इसमें एडमिशन लिया जा सकता था, थोड़ा सा आप इसको वजाहत करें, शायद इस साल से वो। जी हाँ, बराबर आपने पॉइंट आउट किया है कि अब तक ओपन यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्टली एडमिशन ले सकते थे, पिछले साल से उसके ऊपर स्टे आ गया है। ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पाने वालों के लिए इस साल जिसे एडमिशन्स के लिए मना कर दिया गया है। वो स्टे कंटेस्ट होने के रिजल्ट के बाद ही इसका नतीजा आगे बढ़ेगा। लॉ क्या डिस्टेंस एजुकेशन में किया जा सकता है, लॉ की डिग्री? हाँ, पहले किया जा सकता था, मगर अभी उसको भी मुमानियत है। अभी ऐसा कोई डिस्टेंस एजुकेशन से लॉ की डिग्री नहीं फराहम की जा रही। कुछ ऐसे लोग धोखा दे रहे हैं, इससे आप होशियार रहिएगा। डिस्टेंस एजुकेशन में लॉ की डिग्री, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, कहीं पर भी डिस्टेंस मोड में नहीं पढ़ाया जाता। सब इवनिंग कॉलेज भी हुआ करते थे, क्या अब इवनिंग कॉलेज? अभी इवनिंग कॉलेज भी एबॉलिश कर दिए गए हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि भाई कोई आदमी जो है दूसरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो और उसका जहनी और पूरा तवज्जो उस तरफ हो, और जो लोग सिंसियरली ये कोर्स करके LLB करके फुल टाइम करके आ रहे हैं, उनके कॉन्ट्ररी ये लोग हाफ टाइम पढ़ करके आके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके, पूरी समझ नहीं होने की वजह से, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि डिस्टर्बेंस यूं ही हो रहा है, कुछ कमी पेशी रह जाती है जो एजुकेशन में या कहीं भी होती है, वो डिफेक्ट अक्सर क्योर नहीं हो पाता है। तो 2 घंटे शाम में पढ़ लेके आप अगर डिग्री लेते हैं और फिर कम्पीट करेंगे अगर फुल टाइम कोर्स वालों से, तो ज़रा डिफिकल्टी होगी। इसीलिए इन ए गुड सेंस, इन ए बोनाफाइड, गवर्नमेंट हैज बैंड दोज इवनिंग कॉलेजेस। ठीक, तो डिस्टेंस में भी आप लॉ नहीं पढ़ सकते, इवनिंग कॉलेजेस भी थे, अब नहीं है, इवनिंग में भी नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, इसकी इजाज़त फिर से इवनिंग कॉलेजेस खोलने की मिल गई है, लेकिन हिंदुस्तान भर में इवनिंग कॉलेज फ़िलहाल कहीं पे आपको शायद ना मिले, ख़ासकर अगर आप साउथ इंडिया में देखें तो कहीं पर भी इवनिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। प्रोसीजर जैसा कि हमने गुफ्तगू की थी कि इंटरमीडिएट और डिग्री करने वालों को इसमें दाखिला दिया जाता है। कुछ स्टेट्स में लॉ सेट लिखाया जाता है, कुछ स्टेट में मार्क्स की बुनियाद पर एडमिशन LLB में हो जाता है। लॉ सेट जिन स्टेट्स में है, अगर लॉ सेट पास कर लिया जाए तो फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से दाखिला लेना होता है? देखिए, लॉ सेट पास करने के बाद काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के दौरान उनका कैपेसिटी, सर्टिफिकेट्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, रैंक्स
इस हिसाब से काउंसलिंग करके वहाँ पर इनको ऑप्शन होता है कि द स्टूडेंट कैन चूज बिटवीन कॉलेजेस। अलग अलग कॉलेजेस अपनी मर्जी से चुन सकते हैं अपनी रैंक्स की बुनियाद पे, जैसे एमसेट है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, वैसे ही इक्विवेलेंट दैट उसी टाइप का काउंसलिंग होती है। उसके बाद में एडमिशन प्रोसीजर शुरू होता है, एडमिशंस दिए जाते हैं। लॉ सेट में रैंक जो होता है उसकी बुनियाद पर आपको अच्छे कॉलेज उमूमन है, हर कोई कॉलेज अच्छा ही होता है, अच्छी तालीम दी जाती है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में और एक्सपर्ट्स जो है प्रोफेसर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर आप अच्छे रैंक लाए तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। लॉ सेट कामयाब नहीं होने पर भी क्या दाखिला LLB कोर्स में मिल सकता है साहब? देखिए, कुछ कॉलेजेस जैसे मैनेजमेंट कोटा होता है, उससे बैकडोर एंट्री अगर आप कहेंगे तो उसको गलत नहीं होगा। तो कुछ कॉलेजेस जिसके पास मैनेजमेंट कोटा होता है वो कुछ सीट्स जो उनको परमिटेड होती हैं उसमें देते हैं, वरना बेसिक क्राइटेरिया अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है तो बेसिक क्राइटेरिया एंट्रेंस टेस्ट है, मार्क्स का क्राइटेरिया है तो फिर वो तो मार्क्स का ही क्राइटेरिया होगा। जिन स्टेट्स में लॉ सेट है वहाँ पर आपको अगर लॉ सेट आप कामयाब नहीं होते तो फिर आपको मैनेजमेंट कोटे में दाखिला मिल सकता है, और जिन स्टेट्स में लॉ सेट नहीं है तो फिर वहाँ मार्क्स की बुनियाद पे आपको कोई भी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में मैं जानना चाहूँगा फसीहुद्दीन एडवोकेट साहब से कि लॉ जो करियर है इसमें जो LLB कोर्सेस है इसमें उमूमन क्या फ़ी होती है यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस में? देखिए साहब, कोई ऐसा फिक्स्ड अमाउंट आप नहीं बता पाओगे क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही कॉलेजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। ट्यूशन फीस अलग चीज़ हो जाएगी, जो गवर्नमेंट की जो फीस होगी वो अलग होगी। तो उमूमन ज़्यादातर फीस 10 से 20 हज़ार के बीच में आपको ईयरली होगी, तो उससे ज़्यादा तो नहीं जनरली पाई जाती है फीस। जी जो यूनिवर्सिटीज़ लॉ के यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली नेशनल यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ से 2-3 लाख रुपए भी फी उनकी बताई जाती है। जी बताई जाती है। एडमिशन से कोर्सेज, जैसे मैं मिसाल दूंगा, बहुत एप्ट आपने सवाल किया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे डिग्री लॉ इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जी ये बैंकिंग एंड फाइनेंस LLB के अंदर जो है एक अलग चीज़ है, चले LLM के अंदर या स्पेशलाइजेशंस, ये कोर्सेज स्टेट कोर्सेज नहीं देते, जनरली नेशनल यूनिवर्सिटीज़ देते हैं। तो फिर उसका फीस स्ट्रक्चर नेचुरली डिफरेंट होगा, और उसके पढ़ने या पढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर लगेगा या लॉजिस्टिक्स लगेंगे, उसके डिपेंड करता है कि फीस स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम किया जाए। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ी जो होगी वो 10,000 से लेके 20-25 हज़ार तक हो सकती है। नेशनल लेवल पर जो खास यूनिवर्सिटीज़ लॉ के लिए बनाए गए हैं उसमें क्या फ़र्क है, अगला सवाल वही पूछूंगा मैं साहब से। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 2-3 लाख भी हो सकता है। सवाल मैं करता चलूँ कि स्टेट में ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ थे, उसमें जो है लॉ पढ़ाया जाता था, फिर ये नेशनल लेवल पर लॉ यूनिवर्सिटीज़ बनाने का क्यों सोचा गया, इसके पीछे क्या मकसद था? जी, इसका मकसद ये है कि स्टेट्स के अंदर स्टेट सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया जाता है और प्रैक्टिस पर, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ पे स्पेसिफिकली अलग डिज़ाइन कोर्सेज रहते हैं, और 3 इयर्स के कोर्सेज जनरली नेशनल यूनिवर्सिटीज़ नहीं देते हैं। 5 इयर्स एंड अबव, 4 इयर्स एंड अबव का ही कोर्स होता है नेशनल यूनिवर्सिटी में। और नेशनल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो है अलग और डिफरेंट स्किल तैयार करते हैं स्टूडेंट्स में। वो लोग की जो सब्जेक्ट रहता है, निसाब जिसको कहेंगे, जो कंटेंट ऑफ दी सिलेबस रहता है, वो सिलेबस एंटायरली डिफरेंट रहता है स्टेट्स यूनिवर्सिटी से जनरली। तो इसकी बेसिक मकसद यही है कि अलग टीम तैयार की जाए जो कि ब्रॉडर सेंस में हो और कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके किया जाता है। तो वहाँ के कोर्सेज भी मल्टीप्लिसिटी में मतलब ज़्यादा होते हैं स्टेट सिलेबस से, स्टेट, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, इसीलिए वो नेशनल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाती है। और एक चीज़ ये भी हो सकती होगी साहब कि अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से 3 साल कोर्स करता है तो वो कभी साइंस बैकग्राउंड का होता है, कभी कॉमर्स का होता है, लेकिन यहाँ जैसा आपने फरमाया कि 5 साल कोर्स ही ये पढ़ाते हैं, तो पूरा कम्प्लीटली उसको लॉ का ही होता है, नॉलेज होता है। बिल्कुल, और आगे करियर में भी उन लोग को ऐसे ओपनिंग्स देते हैं कि वो पूरी तरीके से भरपूर अपनी स्किल
उसको इम्प्लीमेंट करें और टू द बेनिफिट ऑफ नेशन ये लोग काम कर सकें। जी, तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो लॉ के क़ायम किए गए उनका मकसद यही है कि बेहतर से बेहतर और काबिल से काबिल वकला को तैयार करें। वहाँ पर उमूमन 5 साल कोर्स होता है इंटरमीडिएट के बाद का, तो वहाँ पर वो अच्छी तरीके से ग्रूम होते हैं, प्रैक्टिकल उनको ज़्यादा दिए जाते हैं बनिस्बत स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटीज़ के। ये सब चीज़ें तो कंपैरेटिवली होती है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि कोई किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, चूंकि कोर्सेज डिफरेंटली डिजाइंड होते हैं तो स्पेशली कुछ जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और जो स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसमें फ्यूचर में कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं होता इफ दे कम टू प्रैक्टिस। जैसे कोर्ट में आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो नॉर्मली रहेगा, बट जो उनका स्पेशलाइजेशन कोर्स रहेगा, जैसे वुमेन एंड लॉ है या उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर उनका इफेक्ट रहेगा, मगर ट्रीटमेंट के अंदर अगर वो एडवोकेट हैं तो ये भी एडवोकेट हैं, कोई दूसरा डिफरेंस नहीं होगा। दे आर ऑल ट्रीटेड इक्वली आर्टिकल 14 के तहत। ठीक है। लॉ डिग्री आप समझिए, हमने अब तक आपको एंट्रेंस भी पढ़ा दिया, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी बता दी, फिर आप एग्ज़ाम भी लिख चुके हैं लॉ सेट और पास भी हो गए हैं, ये आप तसव्वुर कर लें। तो पास होने के बाद क्या आप वो डिग्री लेकर के डायरेक्ट वकालत शुरू करते हैं या फिर उससे पहले कोई प्रोसीजर होता है? देखिए, डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू करने में कोई रुकावट नहीं है, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको बेसिकली ज़रूरी होती है उसके लिए जनरली मेरा ये निशानदेही इस तरफ करना चाह रहा हूँ कि क्या फिर लॉ डिग्री हासिल करने के बाद क्या बार काउंसिल्स वगैरह में जो बेशक बराबर है, तो विदाउट टेकिंग ए मेंबरशिप इन एनी स्टेट बार काउंसिल, किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर आप मेंबरशिप लिए बगैर प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकते। सिर्फ लॉ डिग्री आपको एंटाइटल डायरेक्टली कोर्ट में एंटर करके प्रैक्टिस करने को एलिजिबल नहीं करती है। आपको जा करके अपना नाम रजिस्टर करना होता है बार काउंसिल में। जैसे आप अगर एपी में हो तो एपी का, या तेलंगाना में हो तो उमूमन बार काउंसिल्स कहाँ पर होते हैं? एवरी स्टेट, हर स्टेट का एक बार काउंसिल होता है, और कैपिटल सिटी में और हाई कोर्ट में होता है। कैपिटल सिटी हाई कोर्ट में ही होता है। ठीक है, बार काउंसिल जो है, हाँ, काउंसिल जो होता है बार काउंसिल सिर्फ हाई कोर्ट में होता है। जनरली एक जहन में डिफरेंस आ जाता है, बार एसोसिएशन, अरे लोअर मुफस्सिल कोर्ट्स में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी है। बार एसोसिएशन इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट प्लेस देन बार काउंसिल। बार काउंसिल इज एन अथॉरिटी, बार एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स विच इज हु आर प्रैक्टिसिंग एट दैट पर्टिकुलर कोर्ट। वो कोर्ट में काम करने वाले एडवोकेटों का वो एसोसिएशन होता है। तो बार काउंसिल जो है इसको अथॉरिटी होती है, यहाँ पर आपका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर करना पड़ता है। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इशू होता है, आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट बार काउंसिल से मिलने के बाद ही आप एंटाइटल होते हैं कि कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो लॉ डिग्री मिलते ही आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बार काउंसिल जो हाई कोर्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पर भी हाई कोर्ट है उसके प्रीमाइसेस में आपको बार काउंसिल होता है। इनको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि जो लॉ कंप्लीट किए हैं, बच्चे पास किए हैं, उनका वो रिकॉर्ड ले और फिर एक सर्टिफिकेट जारी करें। एक ज़माने में उसको लाइसेंस भी कहा जाता था, उसकी बुनियाद पर फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़िलहाल हिंदुस्तान में लॉ डिग्री पास करने के बाद बार काउंसिल में दाखिला एप्लीकेशन देने के बावजूद एक एग्ज़ाम रखा गया है जी। तो फिर ये एग्ज़ाम क्यों रखा गया जबकि 3 साल पास करने के बाद फिर एक एग्ज़ाम पास करना पड़ा? सब्जेक्ट नॉलेज एक दूसरी चीज़ है, और बेसिक प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है कोर्ट्स में, जैसे एफिडेविट्स है, पेटिशंस है, फॉर्मेट्स है, उसकी नॉलेज से अप्रेज करने के लिए और ये जांचने के लिए वेदर दिस पर्टिकुलर एडवोकेट हैज गॉट दैट पर्टिकुलर स्किल एंड नॉलेज अबाउट फाइलिंग, जैसे लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, तो फिर उनको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप 3 साल में क्या इल्म हासिल किया उस पर फिर से एक बार आपको एक्चुअल टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी वो वहाँ पर मान सकते हैं हम। इसके खिलाफ भी बहुत मुहिम चल रही है इसको बर्खास्त करने के लिए। बहरहाल अभी तो फिलहाल ये चल रहा है, आपको लॉ डिग्री 3 साल की पास करने के बाद फिर एक एग्ज़ाम पास करना होता है। जैसा मेडिकल काउंसिल होता है वैसे बार काउंसिल होता है। मेडिकल काउंसिल में आप डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर बनने के बाद आपको वहाँ पर से लाइसेंस लेना होता है प्रैक्टिस करने के लिए। उसी तरीके से बार काउंसिल में वकला बिरादरी को एप्लीकेशन दे के सर्टिफिकेट हासिल करनी होती है। वकालत के अलावा वकील तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा और कौन से ऑप्शंस है वकला के लिए? जैसे आप प्रोग्राम के शुरू में बताए थे, जैसे LPO एक है, लीगल प्रोसेसिंग, लीगल आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग।
एलपीओ के अंदर जैसे बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है, बीपीओज, सिमिलर एटमॉस्फेयर होता है। जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, या फिर जो मर्जर्स है, या कंपनीज के अंदर बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, लीगल ट्रांजैक्शंस, उस पर नज़र रखने के लिए ये बनाया गया है। चूंकि इतना ज़्यादा काम होता है तो इसको आउटसोर्सिंग के लिए वही आदमी एप्ट होगा जो लॉ की नॉलेज रखता है। तो इनके लिए एक नया फील्ड, नई एरिना ये है एलपीओ। इसके अलावा भी जनरली कहा जाता है ये एवरग्रीन फील्ड है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। चूंकि आप एक सालिस की हैसियत में, या फिर आप प्लीडर, जिसका जो इसका सिनोनिम है एडवोकेट का, प्लीडर है, आप किसी की चीज़ प्लीड करते हैं। जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत होती है। जैसे लैंड डिस्प्यूट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, कलेक्टर ऑफिसेस है, वहाँ पर आप चलेंगे। कंज्यूमर फोरम्स है, लॉज है, कंपनीज एक्ट हैं, बेशक लेबर लॉज, इसका स्पेशलाइजेशन है। 6 ब्रांचेस, यूं ही 6 ब्रांचेस तो एलएलएम में आपको ऑफर किए जाते हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेस है आपको गाइड करते हैं। जैसे लीगल प्रैक्टिस, जैसे डायरेक्टली क्रिमिनल साइड आप प्रैक्टिस करेंगे, या सिविल साइड करेंगे, या फिर कंपनी मैटर्स देखेंगे, लिक्विडेशन, या वो जो मैटर्स होते हैं कंपनी अफेयर्स, इलेक्शन, अदर थिंग्स। तो कई एरिनाज हैं जो आपको ओपन माइंडेडली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं। एक प्रैक्टिस एग्जैक्टली एक चीज की प्रैक्टिस होगी, जैसे आप एडवोकेट बनेंगे कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करना है, वैसे नहीं है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, या फिर यू कैन ज्वाइन एज ए सेक्रेटरी टू एनी लीगल सेक्रेटरी, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी। कई ओपनिंग्स है जो आप डायरेक्टली एलएलबी करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। एलपीओ पे तो हमने खास प्रोग्राम किया था आप लोगों के लिए, तो आपको याद होगा। जैसा कि साहब ने फरमाया कि कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लेबर डिपार्टमेंट्स हो तो वहाँ पर आप सेक्रेटरी वगैरह, दूसरी जगह पर भी आप एज ए लीगल एडवाइज़र आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेसर भी बन सकते होंगे। जी हाँ, टीचिंग के लिए एक कंडीशन ये है कि आपको एलएलएम होना पड़ेगा। जी जी, एलएलबी की बुनियाद पर आप नहीं बन सकते हैं। एलएलएम होने के बाद ही आपको एलिजिबिलिटी आएगी टीचिंग की। तो एलएलबी के बाद आप एलएलएम कर लें तो फिर आप प्रोफेसर लेक्चरर भी आप बन सकते हैं। उसके लिए जैसा कि नेट यूजीसी एग्जाम्स भी होते हैं, वो आप पास कर लें तो फिर आपको प्रोफेसर लेक्चरर की जॉब मिल सकती है, जिसमें मिनिमम आपको 40 से 45 हज़ार सैलरी मिल सकती है। जूनियर को अमूमन क्या तनख्वाह मिलती है, या मिलती भी है या नहीं है, मैं साहब से जानना चाहूँगा। बच्चे जब न्यू आते हैं, कोई सीनियर को ज्वाइन करते हैं, तो क्या उनको? देखिए, ये एग्जैक्टली बताना बहुत डिफिकल्ट बात है कि भाई क्या रेम्यूनरेशन उसको देंगे। इट ऑल डिपेंड्स के वो किसको ज्वाइन करते हैं, कौन से सीनियर एडवोकेट को सेलेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से उनको मिलेगा, और किस टाइप का काम वो ऑफिस में होता है। कोई भी ऑफिस में आपको नॉमिनल चार्जेस जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपको काफ़ी होंगे, उतना ही पैसा शुरुआत में मिलेगा। मगर एक बात यह है, यू गेट रेस्पेक्ट, यू गेट डिग्निटी। जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन इस काम में है, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जनरली कुछ कामों में जो अर्ली मनी मिल जाता है जिन प्रोफेशंस में, जैसे आप ज्वाइनिंग पे ही आप 15-20 हज़ार रुपये कमाएंगे, बट यू विल बी डूइंग दैट फॉर 3 ईयर्स। इस प्रोफेशन में क्या है, आप ज्वाइन करो, काम समझो, आपको कम से कम 1-2-3 साल तो लग ही जाएंगे काम समझने में। फिर आप अगर इफ़ यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन यू, यू कैन डायरेक्टली टेक ब्रीफ्स अपॉन योर ओन रिस्क। इनिशियल पीरियड में आपको 3,000, 5,000 जो भी है महीने के, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, उतना पैसा तो मिल ही जाता है। तो साहब का कहना है दबी अंदाज में कि आपको पहले कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसा साहब ने फरमाया, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं की जाती। आपको एक्सपीरियंस भी गेन करना है, आपको एक इज्जत मिलती है माशरे में, ख़ानदान में, आपके दोस्त अहबाब में। आप एक लीगल पर्सन होते हो, आप नॉलेजेबल होते हो, ये एक अलग सी आपको जो है बेनिफिट्स या चाहिए कि स्पेशल पर्क्स आपको मिलते हैं। दूसरे आप कंपनीज वगैरह ज्वाइन करते हो तो वहाँ 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, उसके बाद फिर आपको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। लेकिन ये जो प्रोफेशन है वो आपकी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। तो पैसों को ना देखिएगा, जैसा मैंने शुरुआत में अर्ज़ किया, ये एक नोबल प्रोफेशन है, और इस वक्त हिंदुस्तान को अच्छे वकीलों की बेहद ज़रूरी है, ताकि करप्शन से लड़े, ताकि और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो गलत किस्म के इक़दाम उठाते हैं, चाहे वो इलेक्शन का मामले के टाइम पर हो या करप्शन को लेकर के हो, तो इनको जो है वो वकला बिरादरी ही ज़्यादातर सही अंदाज में फेस कर सकती है। एक मशहूर जूरिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है रॉस्को पॉन्ड, उन्होंने वकीलों को कहा था कि दे आर दी सोशल इंजीनियर्स,
तो सोशल इंजीनियरिंग ये कर सकते हैं। कुछ वकील ये कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा वकील इस तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी अंदाज में वो कौम की खिदमत ज़रूर कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि आप जो कंपनीज वगैरह भी हैं, प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जज भी बन सकते हैं। वकील को ही जज बनाया जाता है, तो JCJ या जूनियर सिविल जज होते हैं, इनके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसा? देखिए साहब, जूनियर सिविल जज के लिए बेसिकली स्टार्टिंग में तो कोई क्राइटेरिया नहीं था, LLB डिग्री सफिशिएंट थी। अब फिर भी एक जो है इम्प्लाइड है, डीम्ड ये है जी कि डीम्ड जी। कंडीशन ये है कि कम से कम एक 3 साल से 5 साल का उसको तजुर्बा हो, ताकि कैसे केस कंडक्ट किया जाता है, कैसे केस प्रोसीड होता है, वो समझने के लिए इतना टाइम तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ज़रूरी है, 3 से 5 साल। वैसे एग्जाम लिखने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन LLB डिग्री होती है। ठीक है, उसके बाद JCJ का आप एग्जाम लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो भी LLB है, मगर 7 7 years ऑफ प्रैक्टिस ज़रूरी है उसके लिए। और विदाउट उम्र भी 35 ईयर्स 35 years एंड अबव होनी होती है। इसको 35 years के नीचे ही JCJ की एंट्री मिलेगी आपको। इफ यू क्रॉस 35 years ऑफ एज एंड यू वांट टू गो फॉर JCJ, यू आर नॉट हाई eligible. कोर्ट के जज भी क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के? जी, 10 years of practice in High Court is the basic criteria for becoming a judge in High Court. ठीक है, This apart, he should be citizen of India. He should be having इसमें elaborate 45 knowledge. ईयर्स एंड अबव। 45 years एज लिमिट है इसके अंदर। ये दूसरे क्राइटेरियाज बहुत ज़रूरी होते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कि आपकी लेवल ऑफ प्रैक्टिस एंड वो जो है वो रोरिंग होना चाहिए, जैसे वो हमारी तो language काबिल में। अगर वकला ज़्यादा जी। तादाद में उनके केसेस जी। तो इन चीज़ों पे ही बना जा सकता है। बहरहाल आप जज बन सकते हैं। LLB करने के बाद आप जूनियर सिविल जज बन सकते हैं। 35 साल की उम्र तो आपको 35 अंडर 35 ईयर्स तक आप लिख सकते हैं। अगर JCJ में आप कामयाब ना हो और आपकी प्रैक्टिस चल रही हो, 7 साल का तजुर्बा, तो डिस्ट्रिक्ट जज का फिर 35 के बाद 45 ईयर्स तक वो भी इम्तिहान लिख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। वो भी ना बने तो फिर नॉमिनेटेड आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने 10 साल प्रैक्टिस की हो तो वहाँ के भी आप जस्टिस बन सकते हैं। सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं या प्रैक्टिस किस तरीके से शुरू की जानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन किसी और प्रोग्राम में मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा कि एक वकील को किस तरीके से वकालत के पेशे में आगे बढ़ना चाहिए, उसके क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है। फसीउद्दीन साहब के साथ किसी और प्रोग्राम में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इन कीमती मालूमात पर हमको हमारे व्यूवर्स को भी बताने की कोशिश की। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले बुध को करियर गाइडेंस में एक नए उन्वान पर कुछ नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।